चैप्टर 129। वही काव्य अरमान से छूटने की कोशिश करते हुए बोलती हैं, सही कहा तुमने, तुमको मार ही डालना चाहिए। ऐसा बोलकर वह अपने हाथ पैरों को चलाने लगती है। वही अरमान उसे किसी तरीके से पकड़कर रखता है। वह आर्यन को देखकर बोलता है, क्यों भूखी शेरनी के मुंह में हाथ डाल रहा है यार? वह सच में तुझे निपटा डालेगी। जा जाकर फ्रेश होकर आजा, फिर हमें भी फ्रेश होने जाना है। बेचारा आर्यन किसी तरीके से अपनी जगह से उठता है और आंसू भरी आंखों से उन दोनों को देखकर किसी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वह फ्रेश होकर बाहर आता है। उसके बाद अरमान काव्य को गोद में लेकर बाथरूम में चला जाता है और उसे बाथटब में डाल देता है। वही काव्य उसे मारने के लिए फिर से उसके पास आती कि अरमान खुद ही उसके साथ बाथटब में आ जाता है और उसके होंठ को किस कर देता है। काव्य उसे बड़ी आंखों से देखने लगती है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अरमान अपनी बिल्कुल धीमी आवाज में प्यार से काव्य की गालों पर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, दर्द हो रहा है। उसका इतना ही कहना था कि काव्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अरमान को देखकर हाँ में सर हिला देती हैं। अरमान काव्य के माथे पर किस करता है और उसे देखकर बोलता है, हम नशे में थी इसलिए ऐसा हुआ। अभी गर्म पानी में थोड़ी देर बाथ ले लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। हम दोनों ने जो भी किया वह नशे में किया। हमारा कोई भी इरादा नहीं था तुम्हें चोट पहुंचाने का, और हम यह बात एक्सप्लेन करेंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। फिर वह काव्य के दोनों गालों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, और अगर उसके बाद भी हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए तो तुम पहले की तरह हमें सजा दे देना। हम उफ़ तक नहीं करेंगे, पर अभी तुम अपना ख्याल रखो। हम दोनों ही तुम्हें कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते। ऐसा बोलकर वह काव्य को वही बाथ टब में छोड़कर पहले नहा लेता है और फिर तौलिए को अपनी कमर में लपेटकर बाहर जाने लगता है और गेट पर पहुंच के उसकी तरफ देखकर बोलता है, मैं डॉक्टर को कॉल करूं? काव्या नामे सर हिला देती हैं। अरमान बाहर जाकर गेट बंद कर देता है। काव्य आराम से गर्म पानी में आंखें बंद करके लेट जाती हैं। किसी हैंडसम आदमी से अपनी केयर कराना वाकई में बहुत अच्छा लगता है, पर ये कमर दर्द इन दोनों का पीटना तो बनता है। अरमान जैसे ही बाहर आता है उसकी आंखें फिर से ठंडी हो जाती है। आर्यन वही बेड पर अपने पेट को पकड़े हुए बैठा था। अरमान उसकी तरफ देखकर बोलता है, क्या हुआ बताओगे? आर्यन उसके सामने फोन कर देता है जिसमें अभी थोड़ी देर पहले की लाइव न्यूज़ चल रही थी, जिसमें सुप्रिया ने अरमान पर उसके साथ गलत करने का इल्जाम लगाया था। उसे देखकर अरमान की आंखें सर्द हो जाती है और वह बोलता है, इसका मतलब यह इस लड़की का किया धरा है। आर्यन बोलता है, हाँ, लेकिन अगर सिर्फ इतना ही था तो सिर्फ नशा तुम्हें दिया जाना चाहिए था, और कल की काव्य की हरकतें और हालत बता रही थी कि काव्य को भी नशा दिया गया है। अरमान उसकी तरफ देखकर बोलता है, और तुझे नशा किसने दिया है? आर्यन मुंह बनाकर बोलता है, मैंने नशा खुद ही लिया है, मुझे किसी ने दिया नहीं था। अरमान बड़ी आंखों से उसे देखकर बोलता है, क्या मतलब है तेरा? आर्यन बोलता है, वह कल काव्य एक ड्रिंक पी रही थी। उसने उसे आधा ही छोड़ दिया। मैंने कहीं पर सुना था कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, झूठा पीने से भी बढ़ता होगा, इसलिए मैंने काव्य का ड्रिंक पी लिया और ये सब हो गया। आर्यन ने किसी बच्चे जैसा मुंह बना दिया। अरमान उसे देखने लगा, मुझे तो सुप्रिया ने ड्रग दिया था और मैं काव्य के पीछे गलती से यहाँ आया, पर तू यहाँ पर कैसे आया? आर्यन बोल, मेरा सर घूमर घूमर हो रहा था, मेरे को काव्य की बहुत याद आ रही थी।
तो तेरे और मेरे मतलब हमारे पास जो काव्य के रूम की चाबी थी उसका यूज करके मैं यहाँ पर आया, पर जब यहाँ आया तो काव्य मुझे रूम में कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। फिर मुझे बाथरूम में पानी की हिलने की आवाज आई। जब मैं वहां पर गया तो काव्य बाथ ले रही थी, तो उसे देखकर मैं बहक गया, मतलब नशा एक्टिवेट हो गया और फिर हमने वह सब कर लिया। अरमान बोलता है, माइंड योर लैंग्वेज, तू यह बात नॉर्मल तरीके से भी बोल सकता था। यह टपोरियों जैसी थर्ड क्लास भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा है तू? आर्यन बोला, मैं तो काम के लिए बाहर जाने वाला था, लेकिन फिर यहाँ पर फंस गया। मतलब फंसा नहीं, फंसा दिया गया, मतलब मैंने खुद को फंसा दिया। पर तेरा क्या सीन है? अरमान उसे घूर के देखने लगा। आर्यन चुप हो गया। अरमान सोच में डूबकर बोला, मतलब यह समझ आता है कि ड्रग सिर्फ हम दोनों को, मतलब काव्य और मुझे दिया गया था, तो सुप्रिया का काव्य को लेकर क्या इरादा था? यहाँ दूसरी तरफ हार्दिक का घर। जैसे ही सुप्रिया और हार्दिक घर पर आए, सुप्रिया की मां दौड़कर सुप्रिया के पास आ गई और उसे गले लगा लिया। मैंने न्यूज में सुना, मेरे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। हार्दिक उसकी मां को सुप्रिया से अलग करते हुए बोलता है, तुम इसे इंसाफ दिलाने की जगह संस्कार दिलाती तो वह ज्यादा बेटर रहता। सुप्रिया की मां हार्दिक जी की तरह देखकर बोलती हैं, यह आप क्या कह रहे हैं जी? जो वहां पर हुआ उसमें मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं थी। हार्दिक बोला, पागल औरत, सारी गलती तेरी इस बच्ची की थी। सुप्रिया बोली, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया डे, वह पहले से ही मेरा मंगेतर था। अगर मैं उसके साथ कुछ करना चाहती तो कर सकती थी, मेरा राइट है। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। चैप्टर 130। हार्दिक जी एक खींच के तमाचा सुप्रिया के गाल पर मारते हैं, तुम पागल लड़की, तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद होने की कगार पर हूँ, और आरव जो मेरा बचपन का इतना अच्छा दोस्त था, उससे भी तुम मेरे दुश्मनी कर कर ही छोड़ोगे। और कृष कहाँ पर है? थप्पड़ के इम्पैक्ट से सुप्रिया नीचे जाकर गिरी। वही सुप्रिया को इस तरीके से गिरते हुए देखकर उसकी मां आगे आई और उसने सुप्रिया को गले लगा लिया। पर सुप्रिया के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई। उसने कहा, मुझे नहीं पता। हार्दिक जी बोले, तुम्हें पता है वह लड़का कहाँ पर है? ये उल्टी सीधी चीजें तुम उसके साथ रहकर ही सीख रही हो। सुप्रिया ने अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, वह कहाँ है मुझे पता है, पर मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरा जो काम बाकी रह गया है ना कृष उसी को ठीक कर रहा है। हार्दिक जी फिर से उसी मरने के लिए हाथ उठाते हैं कि सुप्रिया की मां सुप्रिया को गले लगाते हुए बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? अपनी जवान बेटी पर हाथ उठा रहे हैं। हार्दिक जी बोले, इस बेटी पर पहले ही हाथ उठा देना चाहिए था। यह जैसी हरकतें कर रही है ना, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और कृष कौन सा काम कर रहा है, जरा मुझे बताओगे? सुप्रिया ने कहा, वह आपको बाद में पता चल जाएगा डेड। ऐसे बोलकर वह अपनी जगह से उठी और वहां से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी और फिर बोली, और डेड एक बात आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, अरमान सिंह ओबेरॉय सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रिया का। हार्दिक जी उसके जाने के बाद अपनी पत्नी को देखकर बोले, तुमने देखा, यह लड़की पूरी पागल हो चुकी है। तुम इसको समझा सकते हो तो समझा दो, नहीं तो मैं सबको यह बोल दूंगा कि इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं और इस लड़की को घर से बाहर निकाल दूंगा। सुप्रिया की मां बोली, एजी बच्चे हैं और अरमान की शादी तो पहले से ही सुप्रिया से तय हुई थी। हार्दिक जी अपना सर पकड़कर बैठ गए, आप समझ नहीं रही हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं? आरव मेरा दोस्त था, इसलिए वह सब मेरे कहने पर अनदेखा कर देता था, पर उसने अब मुझसे अपनी दोस्ती तोड़ दी है।
आप समझ नहीं रहे कि ये क्या कर रहे हैं। अरमान और आर्यन बच्चे नहीं है, वह दोनों बहुत खतरनाक है। अगर उन्होंने सुप्रिया से अपनी दुश्मनी निकलने पर आ गए तो वह उसे जीते जी मार डालेंगे। आप प्लीज उसी समझाए। दिया खुराना के बारे में भूल गई क्या तुम? सुप्रिया की माँ, वह आर्यन की मंगेतर, उसका तो किसी ने किडनैप कर लिया था। बेचारी बच्ची अभी भी वेजिटेबल स्टेट में है। हार्दिक ही, तुम्हें क्या लगता है ये किसी और ने किया है? पूरी दुनिया जानती है ये ओबेरॉय ब्रदर ने किया है, बस सबूत नहीं है उनके खिलाफ और लोग डरते हैं उनसे। मैं नहीं चाहता सुप्रिया और कृष की भी वही हालत हो। उनकी बात सुनकर सुप्रिया की मां डर गई। ए जी, मैं उससे बात करती हूँ। हार्दिक जी समझाए आप उसे, मैं कृष को ढूंढने के लिए किसी को भेजता हूँ। ऐसा बोलकर वह भी अपने कमरे में चले गए। यहाँ दूसरी तरफ काव्य नहाकर वापस बाहर आई तो अरमान और आर्यन उसी का इंतजार कर रहे थे। अरमान ने जाकर उसको पकड़ लिया क्योंकि आर्यन तो काव्य से डरा हुआ था। भले ही वह काव्य से पीटा नहीं था, लेकिन उसने अपने भाई की पीठ पर अच्छे खासी लाल लाल बेल्ट के निशान देख लिए थे और वह जाकर काव्य से अपनी बॉडी पर इतनी खूबसूरत निशान तो नहीं बनवाना चाहता था। अरमान ने काव्य को गले लगाकर कहा, मुझे नशा दिया गया था बीवी, इसलिए यह सब हुआ और मुझे नशा उस लड़की सुप्रिया ने दिया था। उसका इरादा तो मेरे साथ गलत करने का था, लेकिन मैं तुम्हारे पास आ गया। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। अरमान की आवाज शांत थी, बिल्कुल मीठे पानी की तरह, जिससे काव्या के दिल पिघल रहा था। अरमान ने आगे कहा, पर आपको भी नशा दिया गया था। क्या तुम्हें कुछ ऐसा याद है जिसमें तुम्हें एहसास हुआ हो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ? काव्या ने कहा, नहीं, मैंने तो बस एक ड्रिंक पी, फिर पापा ने मुझे खाना खिलाया। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई। अरमान और आर्यन ने अपनी आंखें छोटी करके एक दूसरे को देखा, फिर काव्या से कहा, बस इतना ही? काव्य बोली, बस इतना ही। अरे नहीं, हाँ, अभी कुछ याद आया। आर्यन ने बोला, क्या याद आया? काव्य बोली, वह जब मैं नीचे से जब ऊपर आ रही थी तो मुझे नशे में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सामने कौन आ रहा है। मुझे बस हर हाल में कमरे में पहुंचना था। अरमान और आर्यन फिर काव्या, जब मैं कमरे के पास आई तो मुझे लगा कि किसी ने तो मेरा रास्ता रोक लिया है। अरमान, किसने ऐसा किया, क्या तुम्हें याद है? काव्या, नहीं, मुझे याद नहीं है क्योंकि सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, या शायद मैंने उसे देखा पर मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। मैं ये भी नहीं जानती कि मैं जो बोल रही हूँ वह सपना है या सच। आर्यन, ठीक है बीवी, तुम्हें खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें याद है कि आगे क्या हुआ? मैं तुम्हारे पीछे ही आया था, पर मुझे कमरे में या कमरे के बाहर कोई भी नहीं दिखा। काव्या चुप, याद कर रही हूँ ना मैं, तो मुझे याद कर लेने दो। आर्यन किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह पर हाथ रखकर बैठ गया। क्या जमाना आ गया है। एक समय में सब उससे डरते थे, पर वह किसी से नहीं डरता, पर अब तो उसकी माँ, भाई और खास करके बीवी उसे डरा कर ही रखती हैं। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये कहानी।